अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि डबल मनी मामले को लेकर जो शुरू में 3 अपराध लांजी किरणापुर थाने में पंजीबद्ध हुए हैं, उन मामलों की जांच सीबीआई कर सकती है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के द्वारा अनुशंसा की गई है, इसकी जांच सीबीआई से की जाए, किंतु अभी सीबीआई के द्वारा इस केस को अपने हाथों में नहीं लिया गया है। अब जल्द ही सीबीआई इस केस को ले सकती है, किंतु अधिकृत रूप से सीबीआई के द्वारा इस केस को लेकर अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई कि वह कब तक इस केस को जांच में लेती है या नहीं लेती, किंतु राज्य सरकार के द्वारा इसकी अनुशंसा कर दी गई है। आपको बता दें कि 1 सितंबर को स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के द्वारा एक प्रेस वार्ता लेकर मीडिया को यह जानकारी दी गई कि बीते वर्षों से चले आ रहे हैं डबल मनी के मामले में जो शुरू में 3 अपराध लांजी थाने और किरणापुर थाने में सोमेंद्र कंकराय ने अजय तिड़के, हेमराज आमाडारे के ऊपर लगाए गए थे, उन केसों को लेकर पूरी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई व राज्य सरकार के द्वारा सीबीआई को उक्त मामले की जाँच कराने की अनुशंसा कर दी गई है। किंतु अभी सीबीआई की ओर से कोई भी अधिकृत पुष्टि नहीं की गई है कि वह कब इस केस को लेकर जांच करेगी या नहीं। यह कुछ दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस विषय को बालाघाट के लिए अच्छा भी बताया कि सीबीआई इस मामले को जल्द से टेक ओवर कर सकती है। यह बालाघाट के लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जिन बिंदुओं को छोड़ दिया गया है या फिर चूक हो गई हो वह सीबीआई की जांच में आ जाएगा और जो कड़ी दर कड़ी या परत दर परत इस मामले को लेकर इससे बची होगी वह सभी जांच में आ जाएगी, क्योंकि बालाघाट पुलिस के पास कुछ टेक्निकल बिंदु नहीं होने की वजह से या एक्सपर्ट की कमी के चलते जांच पूरी नहीं हो पाई। वो सभी जांचें और बारीकी से यहाँ होगी, क्योंकि यह पैसा किन किन राज्यों से आ रहा था, यह पैसा कहाँ जा रहा था, यह सभी बातें बारीकी से इसकी जाँच में आएगी। मई लास्ट ईयर 2022 में जो 3 केसेस हुए थे डबल मनी लांजी में तो किरणापुर में उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर पाया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। तो उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केस, लांजी के 2 केस और किरणापुर के 1 केस में, जिसमें एक में सोमेंद्र कंकराय आरोपी हैं, सोमेंद्र कंकराय और अन्य, एक में हेमराज आमाडारे और अन्य आरोपी हैं, और तीसरा केस जिसमें अजय तिड़के और अन्य आरोपी। ये तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा की। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया है, अभी तक जांच हमारे पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूँकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को मैं बालाघाट के लिए अच्छा मानता हूँ, बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ा फायदा इससे ये है कि इसकी जो ऐसी परतें जो संभवतः बालाघाट पुलिस एक्सपर्टीज़ की कमी के कारण या फिर बल की कमी के कारण शायद नहीं खोल पाती, वो सारी परतें इस केस में खुलेंगी। खासकर ये पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा था, किन किन राज्यों से तार जुड़े थे, इतना बड़ा कैश का मूवमेंट कैसे हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए थी, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इसमें होगी। लोगों के लिए जिन्होंने निवेश किया उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीआई के पास जाने से एक तो क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर रहेगी। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, तो ऐसे कुछ लूपहोल्स जो संभवतः हमारी विवेचना में छूट जाते हैं, वो लूपहोल सीबीआई की विवेचना में नहीं छूटेंगे। और जो आरोपी हैं उनको जिस तरह से एक्ट में प्रावधान है उसके तहत सजा दिलाने में और लोगों का पैसा दिलाने में हमें मदद मिलेगी। उन्होंने यहाँ आगे बताया कि जिस प्रकार से निवेशक पैसा वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पैसा वापसी जितनी जल्दी नहीं होगा, उसमें 10 से 15 साल का भी समय लग सकता है और
इस बार भी 10 से 15 वर्ष का समय लगने की भी संभावना जताई है, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि न्यायालय दोनों पक्षों की सुनता है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है, जिस कारण निवेशक को पैसे लौटाने के लिए अधिक समय का इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि टोटल अमाउंट पुलिस के पास लगभग 28 से 30 करोड़ रुपए है। इसमें कैश और खातों को सीज किया हुआ रुपया दोनों मिलाकर हमें FIR किए हुए 1 साल 3 महीने में, राइट। तो ये अगर कोई मान रहा है कि हमें 1.5 साल से पैसा नहीं मिला, तो ये उसकी भूल है। हमने चूंकि विवेचना को इतना फास्ट बढ़ाया और इनिशियल प्राइमरी चार्जशीट बहुत फास्ट की थी, इसलिए हम लोग अभी ट्रायल स्टेज पर थे हेमराज वाले केस में। पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। तो हेमराज वाले केस में उन्होंने जो दलील दी, तो उसमें 2-3 महीने का स्टे लग गया। अदरवाइज हो सकता है कि ट्रायल हो सकता था जल्दी, बट जस्टिस विल टेक इट्स ओन कोर्स, समय लगेगा और हम लोग उसको एक्सपेडाइट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते जल्दबाजी, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें हम लोग कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब जितना भी समय लगे, पर मुझे लगता है कि CBI के टेक ओवर के बाद हो सकता है चीज़ें स्पीड अप हों, ऐसा मेरा मानना। टोटल कैश से कितना बरामद हुआ? टोटल कैश लगभग 13 करोड़ है इन कैश, 13 से 14 करोड़, और अकाउंट में इनके लगभग 12-13 करोड़ फ्रीज है, फ्रीज किया हुआ है। तो लगभग आप समझे कि 28 से 30 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में अभी हमारे पास जो जमा है वो प्लस अकाउंट। संपत्तियां भी जो जब्त की गई थी, संपत्ति भी कुर्क है, तो वो सभी चीज़ें तब होंगी जब केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि अभी सोमेंद्र कंकरायने ने पुलिस की गिरफ्तारी से वह बाहर है और पुलिस के द्वारा सोमेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही सोमेंद्र कंकरायने को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस के द्वारा सोमेंद्र कंकरायने की गिरफ्तारी को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहा है। जबकि देखा जाए तो कुछ समय पहले ही पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो सोमेंद्र कंकरायने को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के रूप में मदद पहुंचा रहे थे, और पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सोमेंद्र कंकरायने को गिरफ्तार करे। ये तो यही अपडेट, गिरफ्तारी को लेकर के सर कोई अपडेट नहीं, हम लोग लगे हुए। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ ऐसे लोगों को राउंड अप किया था डेफिनेटली, जो कि उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहे थे, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बहुत जल्दी वो भी राउंड अप। पुलिस अधीक्षक के द्वारा चुनाव को लेकर भी जानकारी दी गई कि जल्द ही चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिले के एसपी और कलेक्टर की बैठक भोपाल स्तर पर होने जा रही है, जिससे जिले की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। व पुलिस के द्वारा निगरानी बदमाश से जिला बदर हुए लोगों पर सतत कार्रवाई की जा रही है और पुलिस का यही प्रयास है कि जिले में जितना हो सके शांति व्यवस्था बनाई जाए व चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। पुलिस आरक्षक भर्ती में हुई कार्रवाई के विषय में पुलिस अधीक्षक के द्वारा अधिक जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि अभी पुलिस आरक्षक की परीक्षा शुरू है, जिस पर गोपनीयता भंग न हो इस विषय पर उनके द्वारा अधिक जानकारी नहीं दी गई। किंतु जिस प्रकार से परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की बात कही जा रही थी, उस पर 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है व उन्हें पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के द्वारा आगे भी इस विषय में कार्रवाई की जा रही है और इसमें और बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। इसमें वही बताना चाह रहा हूँ, इसमें कितना हम लोग शेयर कर सकते हैं ये भी लिमिटेड है, क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। आरक्षक की भर्ती की परीक्षा भी चल रही है, प्लस इसमें जो आरोपी बेस है लगभग 5-6 लोग ऐसे हैं जो कि फरार हैं। हम लोगों को किसी भी तरह से इस बात को डिस्क्लोज करते हैं तो वो बंदे अपने को मिलने वाले नहीं जो भागे हुए, ठीक है। हमारी एक टीम लगातार ग्वालियर में बनी हुई है, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द उनको राउंड अप करें, लेकिन चूँकि एक तो एग्ज़ाम चल रहा है प्लस एक बड़ा ग्रुप अभी फरार है, इसलिए बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि जैसे ही एग्जाम्स ओवर ख़त्म होगा और हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी होगी तो मैं आपको बताने में कोई भी संकोच नहीं करूँगा। आप जिस पेपर की बात कर रहे हैं कि उसी को जा रहा है, मैं उसको भी उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको बताया। ऐसा कुछ मैंने किसी को नया नहीं बताया। कुछ लोग आप पुष्टि करके छापते हैं, कुछ लोग बिना पुष्टि के छापते हैं, अंतर ही है। तो मैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा कि आप पुष्टि करके छापें, बाकी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी जो भी छाप सकता है। मतलब ला लिए हैं तो उनको क्या रिमांड पे नहीं भी लिया, थोड़ी बहुत पूछताछ भी हो गई और अभी जेल पूरे 5
भुजली या कजलिया पर्व प्रमुख रूप से बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड में बृहद स्तर पर मनाया जाता है, जिस पर महाकौशल में कबीर पंथ व लोधी समाज सहित अन्य लोग भी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में रक्षाबंधन के दूसरे दिन 31 अगस्त को बारासूनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरमाली में हर्षोल्लास के साथ भुजलिया पर्व मनाया गया। यहाँ पर पूरे गांव में सामाजिक सौहार्द के साथ मनाकर गिले शिकवे भूलने और हर किसी को अपना बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होकर हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। डोंगरमाली स्थित माता मंदिर में पूरे ग्राम के लोग हरे भरे भुजलिया की टोकरी लेकर और झाल लेकर एकत्रित हुए, जहां से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो ग्राम के विभिन्न चौक चौराहे व गलियों का भ्रमण करते हुए पटेल तालाब पहुंची, जहां पर मंदिर के सामने भुजली के अंतिम बार विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात भुजलियों का तालाब में विसर्जन कर भुजलिया भी लूटा गया। इसके बाद लूटी हुई भुजली ग्रामीणों के द्वारा वापस मंदिर में चढ़ाकर भगवान से मनोकामना भी की गई। तत्पश्चात सभी ने भुजली के रूप में प्रेम का आदान प्रदान एक दूसरे से कर वरिष्ठों का आशीर्वाद लिया, तो वही अनुजों को आशीर्वाद देकर बराबर के लोगों ने उज्जवल भविष्य की भी कामना की। आपको बता दें कि इसके साथ ही लोधी समाज में एक परंपरा चली आ रही है कि जिसका प्रतिवर्ष निर्वहन भी किया जाता है। इसमें प्रतिवर्ष दूल्हा बनने वाले युवक अपने सेहरा को संभाल कर रखते हैं, जिसका इस भुजली विसर्जन के साथ ही विसर्जन किया जाता है, जिसका इस वर्ष भी निर्वहन किया गया। इसी तरह खैलांजी में भी 31 अगस्त को शोभा यात्रा निकालकर हर्षोल्लास के साथ भुजली पर्व मनाया गया, जिसमें ग्राम के सभी लोग अपनी अपनी भुजलियां लेकर गांधी चौक में एकत्रित हुए, जहां से शाम 5 बजे भुजली की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने ग्राम के विभिन्न चौक चौराहे व गलियों का भ्रमण करते हुए छोटे तालाब पर पहुंची, जहाँ पर भुजली की विधि विधान से पूजन अर्चन कर सभी के द्वारा अपनी अपनी भुजलियों का विसर्जन छोटे तालाब में किया गया। इस दौरान लोगों के द्वारा भुजलियां भी लूटी गई, जिसमें लूटी हुई भुजली को लाकर सर्वप्रथम ग्राम के मंदिरों में भगवान को अर्पण कर मनोकामनाएं की गई, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को भुजली का आदान प्रदान कर वरिष्ठों का आशीर्वाद लिया और छोटों को भी आशीर्वाद दिया, तो वहीं एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की भी कामना की। भरवेली थाना के अंतर्गत मानेगांव के पास बेलगाम डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस सड़क दुर्घटना में डंपर की ठोकर से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों युवक निखिल पिता राजेंद्र बिरिया 17 वर्ष और गोलू उर्फ राजेंद्र पिता मिश्रीलाल बिरिया 30 वर्ष, दोनों वार्ड नंबर 3 बैयर रोड बालाघाट निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 सितंबर को 4 बजे करीब निखिल बिरिया और राजेंद्र बिरिया दोनों मोटरसाइकिल में बालाघाट से रजेगांव की ओर जा रहे थे। तभी गोंदिया रोड नवेगांव के पास रजेगांव की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। डंपर की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों युवकों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हाल ही में हुए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थानांतरण के बाद बालाघाट जनपद पंचायत में ममता कुलस्ते ने बालाघाट जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों बालाघाट
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के स्थानांतरण के बाद प्रशासनिक आदेश पर ममता कुलस्ते के द्वारा बालाघाट जनपद पंचायत सीईओ का पदभार 31 अगस्त को ग्रहण कर लिया गया। ममता कुलस्ते मूलतः मंडला जिले की रहने वाली है। उनकी प्रथम पोस्टिंग 2012 में रीवा जनपद पंचायत सीईओ के रूप में हुई थी। उसके बाद छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के चौरई, होशंगाबाद के जनपद पंचायत के इसला में, छिंदवाड़ा जनपद पंचायत के बिछुआ में और अब उसके बाद वह बालाघाट जनपद पंचायत में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनकर प्रशासनिक आदेश पर वह पहुंची है। अभी तक तो ठीक लग रहा है। अब एकदम से कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा 1-2 हफ्ते में समझ में आएगा कि कैसी वर्किंग है जनपद की, ग्राम पंचायत है कैसी है, और कोशिश करेंगे कि सबके सहयोग से अच्छा काम करें। बेहतर भी छिंदवाड़ा बालाघाट भी काफ़ी मतलब स्पेशली आरडी की स्कीम्स में काफ़ी आगे है, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि उसमें बालाघाट जनपद का ज़्यादा योगदान रहे, वो हर स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसमें मैं फोकस करूँगी। मैडम ये देखा गया कि नल जल योजना का जो योजना जो चल रही है उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है ग्रामीणों को। कई जगह उसका पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है और हम लोग के द्वारा हमेशा समय समय पे इस बात को संज्ञान में भी लाया जाता है। ऐसी पंचायतों के लिए क्या बनाएंगे? एक तो ये देखेंगे पहले नल जल योजना की कितनी नल जल योजना ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो गई है। अगर पंचायतों को उन्होंने हैंडओवर कर दिया पीएचई ने, तो उस पर हम लोग जो अपना 15 वित्त है उसमें हम टाइड फंड से उनको सुधार कार्य कराने का प्रयास करेंगे। और जो योजनाएं चल रही हैं अब फिर भी उसमें कुछ गलतियां हैं, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी सीईओ जिला पंचायत सर के माध्यम से उनसे मार्गदर्शन लेंगे और उनके नॉलेज में भी ये बात लाएंगे कि इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं नल जल योजनाओं में। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे आप? मेरी प्राथमिकता बेसिकली जो सामाजिक न्याय की स्कीम्स है वो हैं जो लोगों से ज़्यादा जुड़ाव वाली हैं। हितग्राही मूलक योजनाओं पे मेरी ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, तो आई होप कि हम उसमें और बेटर कर पाएँ यहाँ पे। थैंक यू। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी लोधी महासभा महिला मोर्चा के द्वारा 1 सितंबर को लोधी समाज की गौरवशाली प्रथा भुजलिया पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके तहत लोधी समाज की महिलाओं ने भी 16 श्रृंगार कर अपने अपने घरों से टोकरियां में भुजलियां लेकर निकली और वे रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां पर समस्त महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विशेष पूजा अर्चना कर जय घोष के नारे के साथ शोभा यात्रा निकालकर मोती तालाब पहुंची, जहां पर महिलाओं ने भुजलियों का मोहर के सामूहिक रूप से पूजा अर्चना भी की और इसका विसर्जन कर परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना की। कोतवाली पुलिस ने जागपुर घाट डेंजर रोड पर एक शातिर अपराधी को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। 31 अगस्त की शाम को यह शातिर अपराधी उस समय पकड़ा गया जब वो नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से पुलिस को देखकर भाग रहा था। गिरफ्तार शातिर चोर शुभम पिता महारिया अजीत 28 वर्ष वार्ड नंबर 28 ग्राम बिसोनी थाना लांजी निवासी है। वर्तमान समय में वे नगर के वार्ड नंबर 7 देवटोला बालाघाट में रह रहा था, जिसके पास से एक पिस्टल और एक खाली मैगजीन जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक 31 अगस्त की शाम उप निरीक्षक विकास सिंह अपने बल के साथ नगर भ्रमण के लिए रवाना हुए थे। भ्रमण के दौरान जब वे पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे तब एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। इस व्यक्ति के भागने से संदेह होने पर उसका पीछा किया गया, जिससे जागपुर घाट डेंजर रोड से गर्रा की तरफ शिव मंदिर के सामने उसे पकड़ लिया गया, जिसमें नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शुभम पिता महारिया अजित 28 वर्ष ग्राम बिसोनी थाना लांजी निवासी होना बताया,
जो वर्तमान में बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 7 देवटोला में रह रहा था। तलाशी लेने पर शुभम अजीत की कमर में बाएं की तरफ एक पिस्टल बरामद की गई, जिससे पिस्टल ग्रिप में काले रंग की प्लास्टिक दोनों ओर लगी हुई थी। साथ ही जेब से एक खाली मैगजीन भी बरामद हुई। पिस्टल चालू हालत में थी। शुभम अजीत के पास से पिस्टल को रखने का लाइसेंस नहीं था। शुभम अजीत इस पिस्टल को अपने पास अवैध रूप से रखा हुआ था, जिसे धारा 25 व 27 आयुध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उसे 1 सितंबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक शुभम शातिर चोर है, जो वर्ष 2012-13 से अपराध जगत में सक्रिय है, जिसके विरुद्ध लांजी, हट्टा, बहेला के अलावा कोतवाली, बालाघाट में भी लूट डकैती की योजना बनाने के अपराध पूर्व से पंजीबद्ध किए गए हैं। सर, आज कल 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, क्या मामला है? देखिए, कल रात की घटना है। एक जागपुर घाट तरफ एक संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति पुलिस को देख के छिपते हुए मिला था। उसको पकड़ के जब पूछताछ की गई और उसके पास तलाशी ली गई, उसमें एक पिस्टल, देसी पिस्टल विथ मैगजीन चालू कंडीशन में बरामद हुआ था, और जिसके बारे में पूछताछ पे कोई किसी प्रकार का उसका लाइसेंस नहीं था, अवैध रूप से शस्त्र रखना पाया गया था, और उसको मौके से गिरफ्तार करके धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सर, इसमें कोई आदत अपराधी की पूर्व प्रकरण? ये आदतन अपराधी है, काफ़ी सातिर बदमाश टाइप का है ये, और ये शुभम अजीत नाम है इसका। ये मूलतः लांजी का रहने वाला, ग्राम बिसोनी लांजी का रहने वाला, बट कई दिनों से ये बालाघाट में ही नर्मदा नगर में निवास रहते हैं। पिस्टल सर कहाँ से खरीदे हैं, क्या जानकारी? पिस्टल का पूछताछ पे तो ये बताया उसने कि एक अफजल नाम का व्यक्ति था, जो पिछले साल जिसकी डेथ हो गई है, और उसी का उसने नाम बताई कि उससे लिया था, क्योंकि अब वो जिससे लेना बता रहा तो वो पहले से ही बहुत है, मृत्यु हो चुकी, तो वो आगे तो उसमें कुछ जानकारी मिल नहीं सकती। बट काफ़ी सातिर बदमाश है ये। इसकी निगरानी भी है थाना लांजी में, और थाना लांजी, हट्टा और कोतवाली में भी पुराने अपराध हैं इसके खिलाफ, और पिछले साल भी इसको पिस्टल सही थी पकड़ा था इसमें, और इसमें कार्रवाई हुई थी। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित बजरंग मंदिर में गत 2 माह से जारी संगीतमय अखंड रामायण पाठ का 1 सितंबर को हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया गया। दोपहर 2 बजे मंदिर प्रांगण में हवन पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित जनों ने हवन कुंड में पूर्णाहुति डालकर धर्म लाभ अर्जित किया। जिसके बाद मंदिर से डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, और यह शोभा यात्रा नगर मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहे का भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंची, जहां महाआरती करने के बाद भंडारा रूपी महाप्रसादी का वितरण कर गत 2 माह से जारी संगीतमय अखंड रामायण पाठ का समापन किया गया। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के बाद केवल भारत देश ही नहीं, तमाम देशों में चंद्रयान 3 की चर्चाएं जोरों पर हो रही है, जहां हर कोई इसरो के वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए हर्ष व्यक्त कर रहा है। तो वहीं अब स्कूल व कॉलेज के प्रबंधक इसरो के वैज्ञानिकों को आमंत्रित कर कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का वे मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले पीजी कॉलेज पहुंचकर विद्यार्थियों से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर प्रकाश भी डाला। वहीं उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन भी दिया। इस दौरान उन्होंने इसरो में प्रवेश, चंद्रयान 2 और 3 में वैज्ञानिकों के कार्य सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसरो में युवाओं के भविष्य के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने वर्तमान समय में इस इसरो के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। आगामी समय में इसरो के द्वारा तैयार किए गए अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करते हुए आगामी समय में होने वाले आविष्कार के बारे में भी बताया गया। पद्मेश 24/7 से चर्चा करने के दौरान इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले ने बताया कि बालाघाट में वह 12वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की है, उसके बाद IIT में उनका सिलेक्शन हो गया। इस दौरान इसरो में भी उनका सिलेक्शन हुआ त्रिवेंद्रम में, जिसमें उनके द्वारा 10 वर्षों तक वे सदस्य रहे वैज्ञानिक के पद पर, और लॉन्च व्हीकल फील्ड में उनका योगदान रहा, जिसमें चंद्रयान लॉन्च हुआ। इन सब के डेवलपमेंट और डिज़ाइन में उनकी भागीदारी रही।
बेसिकली यदि इसरो के फील्ड में देखा जाए तो इसरो में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और किसी भी लॉन्च व्हीकल जैसे इसरो के फील्ड में दो मेन पहलू हैं, एक है लॉन्च व्हीकल और एक सैटेलाइट। तो इसमें जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल्स वाले हैं, तो ये लोग अपने बीटेक करने के बाद ICRB एग्ज़ाम होती है जिसमें इसकी वैकेंसी इसरो के वेबसाइट में निकलती है और उसी में मतलब अप्लाई करके उसमें आ सकते हैं। अदरवाइज़ MSc या PhD करके भी डायरेक्टली भी सिलेक्शन होता है जो इंटरव्यू के थ्रू होता है और डायरेक्टली साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। अभी क्या छात्र छात्रा इसरो इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, क्या कह सकते हैं? अभी तो मैं लास्ट 5 to 6 ईयर जब से बेसिकली यदि मैं देखता हूँ तो मंगलयान के बाद से चंद्रयान में बहुत ज़्यादा हुआ है, बट मंगलयान जब 2015 में मंगलयान हुआ था उसके बाद से मैंने देखा हूँ कि बालाघाट के भी और पूरे भारत के भी जैसे जिस जगह पे इसरो के सेंटर्स हैं पहले वहाँ पे ही वहीं के लोगों की रुचि होती है क्योंकि उनको पता होता था कि मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में और मेरे सिटी में ये एक सेंटर है, इसरो के सेंटर है, उनको पता होता है। पर अभी जब से मंगलयान हुआ है तब से मैं देखा हूँ कि बाकी सबको भी बहुत ही जागरूक हुए हैं लोग और इसरो के बारे में पता चला है। मंगलयान मिशन हुआ, फिर चंद्रयान मिशन हुआ और चंद्रयान 3 में तो इट्स अ रिकॉर्ड व्यू जो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड के व्यू को क्रॉस कर दिया और 8 करोड़ व्यूज़ हुए थे यूट्यूब में। तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट इन द साइंस कम्युनिटी बेसिकली आ जाए तो, क्योंकि साइंस के फील्ड में यदि पहले देखा जाए तो बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता था पब्लिसिटी का और या लोगों को जागरूकता नहीं होती थी। जैसे DRDO, इसरो, भाभा रिसर्च सेंटर, इनके बारे में उतनी जागरूकता नहीं होती थी। पर 4-5 साल से लोग बहुत जागरूक हुए हैं और लोग बहुत अप्लाई भी कर रहे हैं। और इवन मेरे ही बालाघाट के ही 4 से 5 साइंटिस्ट हैं जो अभी इसरो में पदस्थ हैं, जिनका पहले भी इस थ्रू पद्मश्री आए हैं, जो इन चीज़ों में पता चला है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग आ रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया, बीते दिनों नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 अगस्त से नगर पालिका के सामने हड़ताल की जा रही थी, जिसमें 3 से 4 ऐसे कर्मचारी थे जिनके द्वारा हड़ताल के दौरान नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 7 व स्थायी कर्मियों के द्वारा बस स्टैंड में सफाई करने के दौरान वाद विवाद किया गया था, जिस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण पेश करने के लिए कहा गया है। यदि उनके द्वारा समय अवधि के दौरान स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई करने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे, जिसमें नगर पालिका के द्वारा लगभग 3 से 4 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 26 अगस्त तक कुछ सफाई कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल के दौरान बस स्टैंड परिसर में सफाई व्यवस्था जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी व स्थायी कर्मचारी के द्वारा की जा रही थी, जिस पर हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए सफाई व्यवस्था करने से रोका गया था, जिस पर 3 से 4 कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर यदि नगर पालिका के द्वारा भेजे गए नोटिस का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसमें रेखा भारद्वाज पति राजकुमार भारद्वाज सफाई कामगार स्थायी कर्मी, कविता मलिक पति रवि मलिक सफाई कामगार मास्टर रोल श्रमिक, रामदास भारद्वाज पिता राजकुमार भारद्वाज सफाई कामगार मास्टर रोल श्रमिक के नाम से नोटिस भेजा गया है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के विनियमित स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी मास्टर रोल श्रमिक कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत अनिश्चित हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें सफाई व्यवस्था हेतु नगर पालिका परिषद बालाघाट के पार्षदगणों के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी बस स्टैंड परिसर में थे। ऐसे में हड़ताली कर्मचारी के द्वारा अन्य नियमित कर्मचारी जो कि बस स्टैंड में सफाई कार्य करवा रहे थे उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया गया था। वह उपस्थित पार्षदगण व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद बालाघाट से अभद्रता भी की थी, जो कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 से सेवा भर्ती शर्त नियम 1968 में विहित नियम व श्रम न्यायालय नियमों के विपरीत है। इस कारण उनके द्वारा अशोभनीय अवैधानिक कृत्य के लिए
आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने की दशा में मध्य प्रदेश आचरण नियम, मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के तहत श्रम न्यायालय नियमों के तहत आपकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, जिससे संबंध में किसी भी प्रकार वाद विवाद न्यायालयीन प्रकरण मान्य नहीं किया जाएगा। इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी ही होगी। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा उन लोगों के लिए भी नियम बनाए गए हैं जो नगर पालिका में 2 पालियों में अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे एक नगर पालिका परिषद में और दूसरा उद्यान की शाखा में, जिन पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। उन कर्मचारियों की भी सेवाएं समाप्त हो सकती है। नगर पालिका हड़ताली कर्मचारियों के साथ साथ ऐसे कर्मचारी जो नगर पालिका में सेवाएं दे रहे हैं, जिनकी सेवाएं 2 होती हैं, यदि वह एक पाली में उपस्थित होकर दूसरी पाली में अनुपस्थित होते हैं तो उन पर भी सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने के लिए सूचना जारी किया गया। जिस प्रकार से भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई थी, वह इसके फलस्वरूप नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा हड़ताल के दौरान कुछ कर्मचारियों को टारगेट करते हुए नोटिस भेजा गया है। वह कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए जो 2 पालियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर दबाव बनाते हुए नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एक पाली में उपस्थित नहीं होने पर सेवा समाप्ति की बात कही गई है। तो क्या भारतीय मजदूर संघ इन कर्मचारियों के साथ कल खड़ा होते हुए नजर आएगा या फिर महज कुछ कर्मचारियों को ही हड़ताल का दंश झेलना पड़ेगा? जबकि देखा जाए तो इन्हीं कर्मचारियों के मान मनोबल पर हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा बिना अपने मांगे पूरे किए बिना ही हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। वह उसके बाद नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा अपने पावर का उपयोग करते हुए इन कर्मचारियों की ही सेवा समाप्त करने की बात कह रहे हैं। जबकि देखा जाए तो बिना कोई मांगे पूरे किए बिना ही इन अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के कहने पर इन कर्मचारियों के द्वारा अपनी हड़ताल को समाप्त कर काम पर वापस आ गए थे। किंतु क्या महज हड़ताल समाप्त करते ही इन कर्मचारियों को मीठे वादे व हड़ताल समाप्ति की घोषणा का इंतजार कर रही थी नगर पालिका? क्या पुनः इस प्रकार से 3 से 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई होता देख मजदूर संघ पुनः हड़ताल की रणनीति बनाते हैं या फिर इन पर गाज गिर जाएगी? तो आने वाला समय ही बताएगा।